नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम डाउन टू अर्थ मैगजीन का एनालिसिस करने वाले हैं। जनवरी 2021 मंथ में इस मैगजीन का जो सेकंड एडिशन आया है उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है स्टडी विद सार्थक। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं बाय सर्चिंग माय यूजर नेम सार्थक शर्मा 151। सबसे पहले कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल होगा आर वी देयर येट। करंट गवर्नमेंट का ये विजन है कि जो फार्मर्स इनकम है, जो कृषि आय है, उसे हमें डबल करना है बाय द ईयर 2022। अब इस विजन में क्या प्रोग्रेस अब तक रही है ये हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। सेकंड आर्टिकल होगा द फॉरेस्ट्स वी फॉरगॉट। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम डिस्कशन करेंगे ऑन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और इसमें भी एक स्पेसिफिक इशू है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। थर्ड आर्टिकल होगा द वर्ल्ड इज प्रो प्रोटेस्ट। तो पूरे विश्व में जगह जगह पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो इसका हम एनालिसिस करने वाले हैं और इसका क्या इंप्लीकेशन है फॉर द डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है आर वी देयर येट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। फरवरी 28, 2016 ये वो तारीख है जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना ये विजन शेयर किया कि जो फार्मर्स इनकम है, जो कृषि आय है, उसे हमें डबल करना है बाय द ईयर 2022 एंड स्पेसिफिकली 2022 में 15 अगस्त के दिन, जिस दिन भारत की जो आज़ादी है उसे 75 वर्ष पूरे हो चुके होंगे, तो उस दिन तक हमें फार्मर्स इनकम को डबल करना है। ये विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2016 को शेयर किया था। इसके बाद इसे बजट में भी इंक्लूड किया गया और इसके लिए वेरियस स्टेप्स सरकार ने लिए भी हैं। एग्रीकल्चर भारत में एक ऐसा सेक्टर है जो कि सस्टेन करता है लाइवलीहुड फॉर मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। लगभग 60% इंडिया की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है और ये सेक्टर सिर्फ 16 से 17% ही कंट्रीब्यूशन करता है टू द इंडियन जीडीपी। और ऐसे में जिस समय पर यह विजन शेयर किया गया तो वेरियस एक्सपर्ट्स ने यही कहा कि एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, एक ओवरवेलमिंग टास्क होने वाला है फॉर द डिसीजन मेकर्स, साइंटिस्ट एंड द पॉलिसी मेकर्स। अब 20 महीने से भी कम समय अब बचा है जब ये डेडलाइन पूरी होगी 15 अगस्त 2022 में। लेकिन जो सरकार का खुद का डेटा है वही ये शो कर रहा है दैट वी आर नोवेयर क्लोज टू रियलाइजिंग दैट ड्रीम। हम इस ड्रीम को अचीव करने में अभी करीब भी नहीं पहुंच पाए हैं। क्या ग्रोथ रिक्वायर्ड थी इस विजन को फुलफिल करने के लिए ये हम जान लेते हैं। तो जिस समय पर ये डिक्लेरेशन 2016 में किया गया, एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि अगर जो फार्मर्स इनकम है वो पर एनम 14.86% ग्रो होगी तो 2022 तक फार्मर्स की इनकम इंडिया में डबल हो पाएगी। ये एक्सपर्ट्स का कहना था। 2016 में सरकार के द्वारा अशोक दलवाई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई जिसने 2017 में अपनी रिपोर्ट सौंपी ऑन डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। तो इस रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशंस दिए गए कि ये जो टारगेट है वो अचीवेबल है अगर 2015-16 को हम बेस ईयर लेकर के चलें। इसमें काफी सारे रिकमेंडेशंस दिए गए जैसे कि जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एफपीओज, उस पर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। वन इंडिया मार्केट का कंसेप्ट इसमें सजेस्ट किया गया। ये कहा गया कि एग्री मार्केटिंग को हम कॉन्करेंट लिस्ट में डाल सकते हैं। बहुत सारे सजेशंस दिए गए, कुछ इसमें से इंप्लीमेंट हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें सबसे पहले तो ये नहीं बताया गया कि जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए वो कहां से और कैसे आएंगे। एंड सेकेंडली कोई भी टारगेट्स कि कितना हमें हर ईयर अचीव करना है, कितनी ग्रोथ हमें रिक्वायर्ड है, इसके ऊपर ये कमेटी पूरी तरह से साइलेंट रही है। मार्च 2017 में नीति आयोग के द्वारा एक पॉलिसी पेपर पब्लिश किया गया और इस पॉलिसी पेपर में यह कहा गया कि अगर फार्मर्स इनकम 10.4% पर एनम ग्रो करेगी तो 2022 तक हम फार्मर्स इनकम को डबल कर पाएंगे, मींस हम टारगेट अचीव कर पाएंगे। लेकिन सेम पॉलिसी पेपर में यह भी कहा गया कि जो इंडिया का क्रॉप सेक्टर है, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इसमें प्रोडक्टिविटी 3.1% पर एनम की रेट से ग्रो हुई है 2001 से 2014 के बीच में ऑन एन एवरेज। और अगर इसी रेट से 3.1% से आगे भी ये सेक्टर ग्रो करेगा तो जो फार्मर्स की इनकम है वो 18.7% ही बढ़ पाएगी
इन द नेक्स्ट 7 ईयर्स, दैट इज 2014 से 2021 के बीच में। पॉलिसी पेपर में ही फर्दर ये भी ऐड किया गया कि अगर जो लाइव स्टॉक से होने वाली इनकम है उसे भी हम ऐड कर ले फार्मर्स इनकम में, तो एस्टिमेटेड अगर सेम ग्रोथ रहेगी जो 2001 से 14 के बीच में रही थी, अगर सेम ग्रोथ आगे भी रहेगी तो एस्टिमेटेड फार्मर्स इनकम ग्रो करेगी 27.5% बाय द ईयर 2022। अब फार्मर्स इनकम अगर डबल करनी है तो हमें ग्रोथ रिक्वायर्ड है 100% की बाय द ईयर 2022, लेकिन अगर बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच ही चलती रहेगी तो सिर्फ 27.5% ही फार्मर्स इनकम ग्रो कर पाएगी। बट व्हाट इज द रियल प्रोग्रेस, ये हमें नहीं पता है, ये सभी एस्टिमेटेड डेटा है। 15 सितंबर 2020 इस दिन लोकसभा में हमारे जो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनसे ये सवाल पूछा गया कि जो डबलिंग फार्मर्स इनकम का विजन है इसमें क्या ग्रोथ इस समय पर है। तो उन्होंने अपने उत्तर में ये कहा है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO फार्मर्स इनकम को ट्रैक करता है, लेकिन NSSO के द्वारा जो लास्ट एस्टिमेट किया गया था वो था 2013-14 में। इसके बाद से फार्मर्स इनकम को ट्रैक ही नहीं किया गया है। अगर सीधा सीधा इसे समझे तो हमारे पास करंटली कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा नहीं है कि फार्मर्स इनकम इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। हाउएवर एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र तोमर जी ने यह कहा है कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है उससे यही इंडिकेट होता है दैट गवर्नमेंट इज ऑन ट्रैक, लेकिन किस बेसिस पर वो ये कह रहे हैं ये कहना मुश्किल है। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ग्रोथ ऑफ द GVA, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द इकोनॉमी, और एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, इसे कंपेयर किया गया है और ये ग्राफ लिया गया है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 से। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2013-14 से लेकर के 2020-21 तक का डेटा। तो जो ओवरऑल GVA रहा है हमारी इकोनॉमी का वो पहले इंक्रीज हुआ है 8% तक पहुंचा, उसके बाद ये थोड़ा डिक्रीज हुआ है, 2019-20 में आकर के 3.9% तक पहुंचा, लेकिन 2020-21 में एक ड्रास्टिक डिक्लाइन हुआ है, -7.2% तक पहुंच गया बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक और जो लॉकडाउन इंपोज किए गए थे। अब अगर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स की बात करें तो 2013-14 में 5.6% का GVA ग्रोथ था, इसके बाद एक ड्रास्टिक डिक्लाइन आया है, फिर ये थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर अगेन ये इंक्रीज हुआ है, उसके बाद ये कंटिन्यूसली अप एंड डाउन चल रहा है। हालांकि 2020-21 में भी जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें एक ग्रोथ हुई है 3.4% की, ऐसा इसलिए बिकॉज मॉनसून सीजन काफ़ी अच्छा रहा और एक बम्पर प्रोड्यूस मिली। लेकिन इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो ग्रोथ रिक्वायर्ड है एग्रीकल्चरल सेक्टर में डबलिंग द फार्मर्स इनकम का विजन फुलफिल करने के लिए, वो ग्रोथ हमें नहीं मिल पा रही है। अब एक कंसेप्ट आता है डबलिंग फार्मर्स इनकम विलेजेस का। देखिए ये जो विजन है इसे फुलफिल करने के लिए सरकार ने ये ड्यूटी सौंपी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आईकार दिल्ली को। आईकार दिल्ली को प्लान्स प्रिपेयर करने थे कि किस तरह से इस फार्मर्स इनकम को हम डबल कर सकते हैं, कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन होना है। 2017 में आईकार ने ये डिसाइड किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में 2 विलेजेस को अडॉप्ट किया जाएगा, एटलीस्ट 2 विलेजेस को अडॉप्ट किया जाएगा और उन्हें डेवलप किया जाएगा एज मॉडल विलेजेस। इन्हीं विलेजेस को कहा जाएगा डबलिंग फार्मर्स इनकम विलेजेस। और इसका मकसद ये है कि ये जो 2 विलेजेस हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर जो स्कीम्स फॉलो की जाएंगी, जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाएंगी आईकार के द्वारा, उन्हीं को ऑब्जर्व करते हुए जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो दूसरे विलेजेस में भी इन स्कीम्स और प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करेंगी और जो सभी विलेजेस हैं वहां पर फार्मर्स इनकम को हम डबल कर पाएंगे। और इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई कृषि विज्ञान केंद्र KVK को। जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं ये इंटीग्रल पार्ट है नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम में, दैट इज NARS। ये 100% फाइनेंस किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और ये एज अ ब्रिज एक्ट करते हैं लेबोरेटरीज एंड फार्मलैंड्स के बीच में। तो जो अगर सॉइल से रिलेटेड रिसर्च करनी है या फिर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च है, सीड्स पर रिसर्च करनी है फील्ड्स में, ये सभी काम कृषि विज्ञान केंद्र में किए जाते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई कि जो KVK हैं हर डिस्ट्रिक्ट में वो एटलीस्ट 2 विलेजेस को अडॉप्ट करेंगे और उन्हें डेवलप करेंगे एज द डबलिंग फार्मर्स इनकम विलेजेस। सब्सिक्वेंटली 651 KVKs ने कंट्री में 1416 विलेजेस को अडॉप्ट किया इन 30 स्टेट्स एंड द UTs एज पर द ऑफिशियल डेटा।
अब इस पूरे प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में प्रोग्रेस क्या रही है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्लियरली बताया गया है वी आर लिविंग अ लाई। ऐसा इसलिए बिकॉज इवन जो मॉडल विलेजेस बनाए जा रहे थे वहां पर भी फार्मर्स इनकम डबल होने के करीब भी अब तक नहीं पहुंच पाई है। प्रॉमिस क्या था ये हम समझ चुके हैं। आईकार के द्वारा ये प्लान्स बनाए गए कि जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 2 विलेजेस को अडॉप्ट करेंगे और उन्हें डेवलप करेंगे एज द मॉडल विलेजेस, और उसी के तरह स्टेट गवर्नमेंट दूसरे विलेजेस में भी सेम स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन करेंगी। रियलिटी क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। डाउन टू अर्थ के द्वारा सर्वेज कंडक्ट किए गए और 66 कृषि विज्ञान केंद्र में कॉन्टैक्ट किया गया अक्रॉस 16 स्टेट्स, ये चेक करने के लिए कि क्या प्रोग्रेस चल रही है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। अब 66 में से 44 केवीकेज ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसमें वो सभी इंक्लूडेड हैं जिन्होंने आइदर कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया, या फिर उन्होंने बात करने से मना कर दिया, या फिर उनके जो नंबर्स थे वो इनवैलिड आ रहे थे। हालांकि वो केवीके का जो पोर्टल है वहीं से ऑफिशियल डेटा से ये नंबर्स लिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद ये नंबर्स इनवैलिड आ रहे थे। तो 44 से किसी तरह का रिस्पांस नहीं मिल पाया। बचे 22 जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। तो इसमें से ये पता चला है कि 2017 में 2 केवीकेज ने विलेजेस अडॉप्ट किए, 2018 में 14 केवीकेज ने विलेजेस अडॉप्ट किए, और 2019 में 4 केवीकेज ने विलेजेस अडॉप्ट किए हैं एज मॉडल विलेजेस, वो उन्हें डेवलप कर रहे हैं, और 2 केवीकेज के बारे में डेटा अनअवेलेबल था। अब डाउन टू अर्थ के द्वारा ग्राउंड वर्क भी किया गया है। तो जो मॉडल विलेजेस बनाए जा रहे हैं, अडॉप्ट किए गए हैं और डेवलप किए जा रहे हैं, इनमें से 10 मॉडल विलेजेस में इन 4 स्टेट्स वहां पर जाकर के डाउन टू अर्थ की टीम ने सर्वेस कंडक्ट किए और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर पूछे गए जिसका डेटा यहां पर अवेलेबल है। पहला सवाल ये था दैट आर यू अवेयर दैट योर विलेज इज बीइंग डेवलप्ड एज अ मॉडल विलेज। हर 10 में से 9 लोगों ने ये उत्तर दिया है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके विलेज को मॉडल विलेज की तरह डेवलप किया जा रहा है। और दूसरा बड़ा सवाल, क्या आपको लगता है कि 2022 तक आपकी इनकम डबल हो पाएगी? हर 10 में से 9 लोगों को यही लगता है कि उनकी इनकम 2022 तक डबल नहीं हो पाएगी। ये प्रोग्रेस है और ये रियलिटी है। अब क्या सरकार के द्वारा कुछ स्टेप्स ही नहीं लिए गए हैं इस डायरेक्शन में? ऐसा नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स शुरू किए गए हैं, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा इस विजन को फुलफिल करने के लिए, जैसे कि आउटपुट रेज करने के लिए और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए काफी स्कीम्स शुरू की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये स्कीम शुरू की गई है ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज को एनहांस किया जा सके, और इसी में एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है हर खेत को पानी, ताकि हर जो खेत है, हर जो फार्म है, वहां तक इरिगेशन फैसिलिटीज को पहुंचाया जा सके। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इस स्कीम में हर 3 साल के इंटरवल में जो सॉइल है उसके लिए एक हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, जिससे पता चलता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट स्टेटस कितना है और उसी हिसाब से वहां पर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाना है। इसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना, ये स्कीम शुरू की गई है ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके और धीरे धीरे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उन पर हम अपनी डिपेंडेंस को रिड्यूस करें। तीनों ही स्कीम्स 2015 में शुरू की गई, तीनों ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। क्रेडिट के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई, ये 2016 में स्कीम लॉन्च की गई है और इसमें बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम रेट्स पर 1.5%, 2%, 5% जैसे प्रीमियम रेट्स पर जो किसान हैं उनकी फसल के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। पेरिशेबल गुड्स के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू किया गया है। ये एक रीसेंट इनिशिएटिव है जिसमें कि प्राइस फिक्सेशन किया जाता है ताकि जो फार्मर्स हैं उन्हें अपनी फसल के लिए एक सही दाम मिल सके। जैसे कि इसमें ई नैम प्लेटफॉर्म के द्वारा सभी एपीएमसी मंडी को जोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो पेरिशेबल गुड्स के लिए स्कीम है। ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को भी शुरू किया गया है। इसमें मेगा फूड पार्क्स बनाए जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन की फैसिलिटीज बनाई जा रही हैं और भी बहुत सारी स्कीम्स शुरू की गई हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री किसान स्कीम है जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जो फार्मर्स हैं उनके खाते में ही ₹6000 पर ईयर पहुंचाए जा रहे हैं, ₹2000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स में। और इसी तरह से और भी बहुत सारी स्कीम्स शुरू की गई हैं फार्मर्स इनकम को डबल करने के लिए। बट क्या इनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो पा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इकोनॉमिक सर्वे 2021 में कुछ नीड्स एंड चैलेंजेस बताए गए हैं जिनकी ज़रूरत है डबलिंग द फार्मर्स इनकम के विजन को फुलफिल करने के लिए।
पहला पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन फैसिलिटीज सभी फार्म्स तक नहीं पहुंच पाई हैं और ज़्यादातर किसान इंडिया में अब भी मॉनसून रेंज के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। अब अगर मॉनसून में किसी तरह का चेंज होता है तो उनकी फसलें भी इससे इम्पैक्ट होती हैं। सेकेंड पॉइंट है इम्प्रूव एग्रीकल्चरल क्रेडिट। हालांकि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की गई है, लेकिन इसके बावजूद जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उन्हें प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल पाता है और बैंकिंग फैसिलिटीज रूरल एरियाज में ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं हो पा रही हैं, तो ये एक चैलेंज है। नेक्स्ट पॉइंट है बूस्ट टू एलाइड सेक्टर्स। तो सिर्फ जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है इस पर फोकस करने से फार्मर्स इनकम को हम डबल नहीं कर पाएंगे। एलाइड सेक्टर्स जैसे कि फिशरीज हैं, हॉर्टिकल्चर हैं, लाइव स्टॉक्स हैं, इनको भी हमें इंप्रूव करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूविंग द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज जो फार्म प्रोड्यूस है वो इस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में यूज़ होता है, तो इससे जो फार्मर्स इनकम है उसे डबल करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा सकता है। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को हमें इंप्रूव करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सप्लोरिंग द ग्लोबल मार्केट्स। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमें ग्लोबल मार्केट्स को एक्सप्लोर करना है, कहाँ पर हम अपने फार्म प्रोड्यूसर्स को भेज सकते हैं और फार्मर्स को बेनिफिट करा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट बताया गया है रीएलोकेशन ऑफ लेबर। जैसे मैंने पहले आपको बताया लगभग 60% हमारी पॉपुलेशन अब भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी लेबर एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर रही है जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, उसे हम दूसरे सेक्टर्स में जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो लेबर का रीएलोकेशन होना चाहिए। ये कुछ नीड्स एंड चैलेंजेस इकोनॉमिक सर्वे में बताए गए हैं। नेक्स्ट हम वे फॉरवर्ड डिस्कस कर लेते हैं। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा जो एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड से रिलेटेड लास्ट सर्वे था 2013 में कंडक्ट किया गया था। इसके बाद किसी भी तरह का असेसमेंट नहीं किया गया है ऑफ द फार्मर्स इनकम। इसी वजह से अर्जेंट नीड ये है कि फार्मर्स इनकम को ट्रैक करने के लिए, इसमें प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए हमें सर्वे कंडक्ट करना चाहिए। एग्रीकल्चरल सेक्टर में 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए। इसी वजह से इस सेक्टर को एडिकेट अटेंशन देनी ज़रूरी है। फार्मर्स वेलफेयर को हमें इंप्रूव करना है और एग्रीकल्चरल इनकम को रेज भी करना है। लेकिन सिर्फ सेंटर का एक विजन होना इससे काम नहीं चलेगा। स्टेट्स में, यूटीज़ में ग्रास रूट्स लेवल पर हमें मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है। सो इट इज़ एसेंशियल टू मोबिलाइज द स्टेट्स एंड यूटीज़ ताकि वो अपने स्टेट्स में, अपने एरियाज में प्लानिंग कर सकें कि किस तरह से फार्मर्स इनकम को डबल करना है। और यहाँ पर एक्टिव फोकस होना चाहिए ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे कि न्यू एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन होना चाहिए, अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग ही एज अ कैटलिस्ट काम करेगी टू बूस्ट द फार्मर्स इनकम। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, द फॉरेस्ट वी फॉरगॉट। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के ऊपर। तो ये एक्ट लाया गया था, इसका एम ये था कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है जैसे कि टिम्बर है, रेजिन्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस के मूवमेंट को रेगुलेट किया जा सके और जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऐसा है जिस पर ड्यूटी लगाई जा सकती है, टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, वो लगाया जा सके। तो ये तो इसका स्टेटेड ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका असली मकसद ये था कि जो इंडिया में रह रहे उस समय पर फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो कि जंगलों में रह रहे थे, उनके राइट्स को हटा करके जो फॉरेस्ट हैं उन्हें कमर्शियलाइज किया जाए और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसे इसका फायदा पहुंचाया जाए। इस वजह से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को लाया गया था। इस एक्ट में बहुत सारे फॉरेस्ट ऑफेंस बताए गए हैं कि किस केस में जो ऑफेंस है उसमें क्या पेनल्टी होगी और जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है वहां पर कौन सी एक्टिविटीज अलाउड हैं, कौन सी नहीं है। इस तरह के प्रोविजंस इस एक्ट में रखे गए हैं। हालांकि 1865 में सबसे पहले ये एक्ट आया था, लेकिन इसके बाद इसे 2 बार अमेंड किया गया, 1878 में एंड 1927 में। तो जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है उसे करंटली इंडिया यूज कर रहा है। इस एक्ट ने जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज हैं जैसे कि ट्राइबल्स हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनकी लाइफ को काफी ज्यादा इंपैक्ट किया है। देखिए, जो भी पेनल्टीज, जो भी प्रोसीजर्स इस एक्ट में रखे गए हैं उनका एम यही है कि फॉरेस्ट के ऊपर स्टेट का कंट्रोल बढ़ाया जाए और जो लोग हैं वहां जो रह रहे हैं उनका जो राइट है फॉरेस्ट के ऊपर उसे घटाया जाए। अब इस एक्ट की वजह से ऐसी विलेज कम्युनिटीज जो कि सेंचुरीज से
फॉरेस्ट में रह रही थी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, उन्हें एलियनेट कर दिया गया है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में इसलिए बिकॉज जो विलेजर्स थे वो फॉरेस्ट से रिसोर्सेज हार्नेस किया करते थे और वो साथ ही साथ मदद करते थे फॉरेस्ट कंजर्वेशन में। तो इस तरह से ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ करता था, लेकिन ऐसी विलेज कम्युनिटीज को इस एक्ट के द्वारा एलियनेट कर दिया गया और इसमें फर्दर अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं ताकि जो लोकलाइट्स वहां रहते हैं उनका राइट मिनिमम से मिनिमम कर दिया जाए ऑन दीज फॉरेस्ट। इस एक्ट में हालांकि सिर्फ 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं फॉरेस्ट की, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। लेकिन जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं इंडिया में, सभी में आपको एक और कैटेगरी मिलेगी जो कि है सेक्शन 4 फॉरेस्ट। ये एक अनसेड रूल की तरह यूज किया जा रहा है। हालांकि ये एक एड हॉक फॉरेस्ट लैंड होती है, इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। इसके ऊपर कोई भी कंसोलिडेटेड डेटा भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत ही फ्रीक्वेंटली सेक्शन 4 फॉरेस्ट आपको सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में मिलेगा और यही वो स्पेसिफिक इशू है जो हम इस लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो पहला आता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट हैं जिनमें सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस सरकार के द्वारा लगाई जाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व फॉरेस्ट को कॉन्स्टिट्यूट करती है। इसमें फॉरेस्ट लैंड हो सकते हैं, वेस्ट लैंड हो सकते हैं और इसमें जितनी भी लैंड है ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है। अगर ऐसा एरिया है जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आता है तो उसे सरकार एक्वायर कर लेती है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट में लोकल जो पीपल हैं वो प्रोहिबिटेड होते हैं, लोकल एक्टिविटीज वहां पर नहीं हो सकती है, सेटलमेंट नहीं हो सकती है और अगर वहां पर कुछ भी ऐसी स्पेसिफिक एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए फॉरेस्ट ऑफिसर की परमिशन जरूरी होती है। इन जनरल रिजर्व्ड फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन होता है या फिर कहें रिस्ट्रिक्शन होता है ऑन द आउटसाइड एक्टिविटीज। नेक्स्ट आता है विलेज फॉरेस्ट। ये टोटली ऑपोजिट है। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो विलेज कम्युनिटीज हैं उन्हें राइट्स दिए जाते हैं। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट में जो सरकार के पास राइट्स हैं वही विलेज फॉरेस्ट में विलेजर्स को राइट्स दिए जाते हैं। तो यहां पर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसके ऊपर विलेज कम्युनिटी का हक होता है, वो वहां पर अपनी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। थर्ड आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अगर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन के हिसाब से समझें तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आती है रिजर्व्ड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट के बीच में। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही डिक्लेयर की जाती हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट के राइट्स होते हैं। यहाँ पर रूल्स भी सरकार इशू कर सकती है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर अलाउड होती हैं, जैसे कि ग्रेजिंग करना या फिर फ्रूट्स, फ्लावर्स या फिर जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो वहां से कलेक्ट करना। तो इस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर अलाउड होती हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से कोई भी फॉरेस्ट फॉर्म होती है एंड स्पेसिफिकली हम यहाँ पर रिजर्व्ड फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो पूरा प्रोसीजर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में डिफाइन किया गया है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं रखी गई है और यही सबसे बड़ा लूप होल भी बना है जिसकी वजह से रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर करने में इनफाइनाइट डिलेज हो रहे हैं। अब पूरा प्रोसीजर क्या है किसी भी रिजर्व्ड फॉरेस्ट को डिक्लेयर करने में, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। शुरुआत होती है सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से। यहाँ पर जो सरकार है वो अपनी इंटेंट को एक्सप्रेस करती है, एक ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और इसमें एरिया बताया जाता है कि किस एरिया को सरकार रिजर्व्ड फॉरेस्ट में चेंज करना चाहती है और साथ ही साथ एक FSO दैट इज फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को भी नियुक्त किया जाता है, जो कि कोई भी फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं होता है। कोई भी अगर क्लेम आगे होता है तो उससे डील करने के लिए फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को भी नियुक्त किया जाता है। इसके बाद आता है सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 में है कॉल फॉर क्लेम्स। जब सरकार अपना नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, इसके बाद जो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर है वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में उस जगह पर जाकर के लोगों को बताता है कि ये एरिया अब रिजर्व्ड फॉरेस्ट बन रहा है। अगर किसी को लग रहा है कि वो उनकी प्रॉपर्टी है तो वो उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकता है और इसके लिए 3 महीने का समय दिया जाता है। इसके बाद आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 में जो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर है वो इंक्वायरी करता है, वो पता लगाता है कि क्या ये क्लेम्स सही हैं या नहीं है और उसी हिसाब से वो स्टेट गवर्नमेंट को अपने सजेशंस प्रोवाइड करता है। इसके बाद आ जाता है एक्वायरिंग द लैंड। जब ये जो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर है इसके द्वारा इंक्वायरी की गई है, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन से एरिया को एक्सक्लूड करना है, कौन सा एरिया सरेंडर किया जा रहा है या फिर एक्वायर करना है। मान लीजिए जो क्लेम्स हैं वो सही हैं तो उसे एक्सक्लूड करना होगा। अगर लोग चाहें अपने एरिया को सरेंडर कर सकते हैं, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट उन्हें रेम्यूनरेशंस पे करेगी या फिर सरकार एक्वायर भी कर सकती है अगर क्लेम्स गलत हैं। ये सभी आता है सेक्शन 15 एंड 16 में।
अब सरकार जब लैंड को एक्वायर कर चुकी है, इसके बाद भी सेक्शन 17 में अपील के लिए समय दिया जाता है। अपील के लिए अगेन 3 महीने का समय दिया जाता है। ये अपील या तो फॉरेस्ट कोर्ट में की जा सकती है या फिर रेवेन्यू ऑफिस में की जा सकती है। अब अपील हो चुकी है, इसके बाद जो रेवेन्यू ऑफिस है या फॉरेस्ट कोर्ट है वो अपना डिसीजन देंगे। इस डिसीजन के बाद जब सेटलमेंट हो चुका है तब आता है सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इसमें स्टेट गवर्नमेंट अगेन एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देते हुए, ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन देते हुए अनाउंस करेगी कि कौन से एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है। तो ये पूरा प्रोसीजर है, लेकिन यहां पर कुछ लूप होल्स हैं, जैसे कि सेक्शन 4 में इंटेंट एक्सप्रेस करने के बाद कितने समय बाद फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को नियुक्त करना है, इसके लिए टाइम पीरियड नहीं बताया गया है। इसी तरह से सेक्शन 7 में इंक्वायरी के लिए कितना समय लगना चाहिए या फिर मैक्सिमम टाइम कितना है, ये नहीं बताया गया है। तो इस तरह से कुछ लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी फॉरेस्ट लैंड है जिन्हें हालांकि सेक्शन 4 फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था, लेकिन वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट में चेंज नहीं हो पाई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं द डिस्प्यूटेड फॉरेस्ट लैंड डाउन टू अर्थ के द्वारा सर्वे किया गया है और सिर्फ 7 स्टेट्स का ही डेटा यहां पर पता चल पाया है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें 9.5 मिलियन यहां पर टोटल फॉरेस्ट एरिया है और इसमें से 3 मिलियन एरिया सेक्शन 4 फॉरेस्ट में आता है। इसी तरह से झारखंड है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, इन सभी स्टेट्स में एक बहुत बड़ा एरिया अब भी ऐसा है जो कि सेक्शन 4 फॉरेस्ट में आता है और ये डिस्प्यूटेड फॉरेस्ट लैंड है। यहां पर जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स रह रहे हैं, कई लोगों के पास ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते थे फॉरेस्ट राइट्स के लिए वो अवेलेबल हैं, लेकिन जो करंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इन डॉक्यूमेंट्स को मानने के लिए तैयार नहीं है और डिस्प्यूट अभी भी बनी हुई है। अब इससे रिलेटेड क्या इश्यूज हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ज्यादातर जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा डिमार्केट किए गए थे और इसमें कुछ ऐसी बाउंड्रीज आइडेंटिफाई की जाती थी जो कि समय के साथ चेंज हो जाती हैं, जैसे कि लैंडमार्क्स जैसे बंगलो हो गए या फिर रिवर कोर्स हो गया, रोड्स हो गए, इन्हें एज अ बाउंड्री मानते हुए फॉरेस्ट एरिया को डिमार्केट किया जाता था। लेकिन अब ये बाउंड्रीज चेंज हो चुकी हैं और इसकी वजह से डिस्प्यूट्स बढ़ रही हैं। सेकेंड इशू है कि ब्रिटिश रूल के समय पर वेस्ट लैंड एक लैंड की कैटेगरी होती थी जो कि रेवेन्यू जनरेट नहीं करती थी और इसे फॉरेस्ट लैंड में इंक्लूड नहीं किया जाता था। बट ओवर द इयर्स वेस्ट लैंड का नेचर अब चेंज हो चुका है। कई जगह पर सेटलमेंट्स हैं, वहां पर लोग क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहे हैं, इवन कई जगह पर फॉरेस्ट भी अब बन चुकी है। अब इस वजह से भी डिस्प्यूट्स बन रही है कि क्या ये वेस्ट लैंड फॉरेस्ट एरिया में आते हैं या नहीं आते हैं। एंड थर्डली, सबसे बड़ा इशू ये है कि पास्ट में इन जगहों पर कोई भी सर्वेज भी कंडक्ट नहीं किए गए हैं और इस वजह से ये डिस्प्यूट्स अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी हैं दैट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू करेक्ट देम नाउ। ज्यादातर स्टेट्स के द्वारा 1960s में या फिर 70s में ये एरियाज एज सेक्शन 4 फॉरेस्ट बनाए गए थे और अभी भी ये सेक्शन 4 फॉरेस्ट ही हैं। यहाँ पर जो डिस्प्यूट्स हैं, जो क्लेम्स हैं, उन्हें सेटल नहीं किया गया है। तो ये कुछ इश्यूज इस एक्ट में हैं। अब इन इश्यूज को खत्म करने के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ईयर 2006 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनैक्ट किया गया। इस एक्ट का पूरा नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट या फिर कहें FRA 2006। और इस एक्ट को लाया गया है ताकि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है ट्राइबल्स के साथ या फिर जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके साथ, उसे अंडू किया जा सके और लगभग 300 मिलियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स को उनके राइट्स वापस दिए जा सके। देखिए, ये एक्ट लाने के पीछे पर्पस यही है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को इंप्लीमेंट करने में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स पूरी तरह से फेल हुई हैं। हालांकि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 1980 में, 1990 में नोटिफिकेशंस इशू किए गए स्टेट गवर्नमेंट्स को कि जो भी क्लेम्स हैं उन्हें जल्द से जल्द सेटल किया जाए और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके राइट्स उन्हें वापस दिए जाएं। बट इसमें ज्यादा कार्रवाई नहीं हो पाई और इसी वजह से ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में इनैक्ट किया गया। अब इस एक्ट में जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है ऑन द फॉरेस्ट एरियाज। ऐसे लोग जो जनरेशन से इन फॉरेस्ट में रह रहे हैं। तो एक्ट में यह कहा गया है कि फॉरेस्ट राइट्स उन मेंबर्स के द्वारा या फिर उन कम्युनिटीज के द्वारा क्लेम किए जा सकते हैं जो कि एटलीस्ट 3 जनरेशन से मींस 75 ईयर्स से फॉरेस्ट एरियाज में रह रहे हैं प्रायर टू 13 दिसंबर 2005 और वो इन फॉरेस्ट लैंड में
प्राइमरीली रिजाइड करते हैं और बोनाफाइडी लाइवलीहुड नीड्स के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉरेस्ट एरिया में आपका घर है लेकिन आप कहीं अर्बन एरिया में जाकर के जॉब कर रहे हैं। अपने सर्वाइवल के लिए भी आपको फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट होना चाहिए और 75 ईयर्स से आपकी 3 जनरेशन वहां पर रह रही हो तब आप फॉरेस्ट राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ग्राम सभा है उसे अथॉरिटी दी गई है टू इनिशिएट द होल प्रोसेस। तो मान लीजिए इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स प्रोवाइड करने हैं या फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स प्रोवाइड करने हैं, उनका नेचर क्या होगा, एक्सटेंट कितना होगा, ये डिटरमाइन करने के लिए अथॉरिटी दी गई है ग्राम सभा को। लेकिन आप इन हेडलाइन से देख सकते हैं कि इस एक्ट का भी कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ है। 2020 सितंबर की ये हेडलाइन है 1.75 मिलियन फॉरेस्ट राइट्स क्लेम्स रिजेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। इसी तरह से 2019 की ये हेडलाइन है फॉरेस्ट राइट्स क्लेम्स ऑफ 13 लाख फॉरेस्ट ड्वेलर्स रॉन्गली रिजेक्टेड द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स शो। तो हम कह सकते हैं कि इस एक्ट का भी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके साथ जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है वो हम करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें फॉरेस्ट राइट्स हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम कंक्लूजन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंडिया उन कंट्रीज में आती है जहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर्स हैं। टॉप 10 फॉरेस्ट कवर्स वाली कंट्रीज में इंडिया का भी नाम है। बट इट इज आयरॉनिक कि पिछले 90 सालों में यहाँ पर जो सरकारें हैं और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं वो फॉरेस्ट लॉज को ही प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पाई हैं। और इस गवर्नमेंट इनएक्शन की वजह से क्या हुआ है, एक तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनके राइट्स हमने उनसे छीन लिए हैं एंड सेकेंडली जो फॉरेस्ट है उसे भी रिजर्व्ड फॉरेस्ट में चेंज नहीं किया गया, तो जो फॉरेस्ट हैं वो भी अब वल्नरेबल हैं। तो ये जितने भी इश्यूज हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से रिलेटेड इन्हें हमें जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ, द वर्ल्ड इज प्रो प्रोटेस्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। सो प्रोटेस्ट आर बैक इन हेडलाइंस अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हो या फिर वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर जो आउट गोइंग यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके सपोर्टर्स के द्वारा कैपिटल हिल सीज की घटना को अंजाम दिया गया और उनके सपोर्टर्स चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ही इलेक्शंस में विनर डिक्लेयर किया जाए बिकॉज इलेक्शंस फेक और फिक्स्ड हैं। वहीं वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया, यहाँ पर फार्मर्स दिल्ली के बॉर्डर्स पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि जो 3 एग्रेरियन लॉज हैं, फार्म लॉज हैं जो कि सरकार के द्वारा रिसेंटली इनैक्ट किए गए हैं, इन्हें रिपील किया जाए। ओवर द पास्ट 3 मंथ्स यूएस में 50 से भी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं अगेंस्ट जो बाइडेन्स विक्ट्री इन द इलेक्शंस और सेम टाइम पीरियड में इंडिया में 100 से भी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं बाय फार्मर्स, लेबर यूनियंस, हेल्थ वर्कर्स एंड इवन इलेक्टेड पंचायत लीडर्स भी इन प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अक्रॉस द वर्ल्ड सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट रिसेंट टाइम्स में कौन से हुए हैं वो हम जान लेते हैं। पैंडेमिक और जो लॉकडाउन इंपोज किया गया पैंडेमिक में वायरस के मास स्प्रेड को कर्ब करने के लिए, इसकी वजह से भी प्रोटेस्ट के ऊपर किसी तरह का डेटरेंस नहीं हुआ है। 2019 में मैसिव प्रोटेस्ट हुए, जैसे कि हांगकांग में प्रोटेस्ट हुए हैं, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट। इसी तरह से सितंबर 2019 में ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक हुआ जिसमें वर्ल्ड वाइड ये प्रोटेस्ट की गई कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हमें एक्शन लेने हैं। तो 6 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने अक्रॉस द वर्ल्ड इस ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया। दिसंबर 2020 से फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2021, इसी बीच अमेरिकाज, अफ्रीका एंड एशिया से इन टोटल 56 कंट्रीज में प्रोटेस्ट रिपोर्ट किए गए विच आर मोस्टली लेड बाय द यूथ इन दीज कंट्रीज। एंड ऑफ लेट प्रोटेस्ट ये ज्यादा कंटेजियस टूल बन चुका है देन एनी अदर पॉलिटिकल टूल। आपने देखा होगा कि आजकल जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो सिर्फ एक कंट्री में ही सीमित नहीं रह जाते हैं बट वो बहुत तेजी से फैलते हैं दूसरी कंट्रीज में भी, और इसका क्रेडिट जाता है टू द सोशल मीडिया। 2020 में किलिंग ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड की जो घटना यूएस में हुई, इसकी वजह से वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट ट्रिगर हुई एंड अक्रॉस द वर्ल्ड जो सॉलिडारिटी ग्रुप्स हैं उन्होंने रेशियल मर्डर का यूज करते हुए इस इंसिडेंट को अपोज किया। इसी तरह से इंडिया में जो फार्मर प्रोटेस्ट इस समय पर चल रही है, इसके लिए भी दूसरी कंट्रीज में सॉलिडारिटी ग्रुप्स बन चुके हैं। लास्ट ईयर इंडिया में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया तो इसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट हुए और दूसरी कंट्रीज में इसके लिए भी सॉलिडारिटी ग्रुप्स बने। तो इस तरह से
बहुत तेजी से अब जो सपोर्ट ग्रुप है प्रोटेस्ट के लिए वो दूसरी कंट्रीज में भी फैल रहा है। और एक खास बात यहाँ पर यह है कि ये प्रोटेस्ट अनबिलीवेबली मैसिव बनती जा रही हैं एंड दे आर विदाउट आइडेंटिफाइड लीडर्स। ये आम लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनमें मैक्सिमम केसेस में कोई लीडर नहीं है जो कि डायरेक्शन दे रहा है कि कब और कहां प्रोटेस्ट करनी है और कब नहीं करनी है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कार्नेजी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के द्वारा बनाया गया ग्लोबल प्रोटेस्ट ट्रैकर 2017 के बाद जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड हुए हैं उसका डेटा यहां पर अवेलेबल है। इसे लास्ट अपडेट किया गया है ऑन जनवरी 29, 2021। मींस जो रिसेंटली म्यांमार में प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं अगेंस्ट द मिलिट्री कू, उसका डेटा यहां पर अवेलेबल नहीं है। सो इस टाइम पीरियड में पता चलता है कि 230 से भी ज्यादा सिग्निफिकेंट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट इरप्ट हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। मोर देन 110 कंट्रीज में सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट हुए हैं। 78% ऑफ द अथॉरिटेरियन और जो अथॉरिटेरियन लीनिंग कंट्रीज है जहां पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ज्यादा किया जा रहा है वहां पर ये सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और 25 से भी ज्यादा जो सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट हुए हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड है टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक। यहां पर आप लिस्ट में देख सकते हैं टॉप 6 कंट्रीज जहां पर प्रोटेस्ट हो रही हैं। तो हांगकांग में हांगकांग ऑटोनॉमी प्रोटेस्ट शुरू हुई थी अप्रैल 2019 में। ये प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट है और अपने पीक साइज में यहां पर 20 लाख के करीब लोगों ने इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। इसी तरह से बोलीविया में वाइल्ड फायर की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अक्टूबर 2019 में शुरू हुए। यहां पर 15 लाख के करीब लोगों ने एट द पीक साइज इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। साउथ कोरिया में करप्शन की वजह से कैंडल लाइट डेमोन्स्ट्रेशंस किए गए, अक्टूबर 2016 में ये शुरू हुए हैं। लगभग 15 लाख लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया में जो फार्म बिल हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रही है, सितंबर 2020 में शुरू हुई। 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने एट द पीक टाइम इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। इसी तरह से लेबनान में अक्टूबर मूवमेंट शुरू हुआ अक्टूबर 2019 में, जो सरकार के द्वारा वहां पर प्लान किया गया था कि गैसोलीन के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाएगा, टोबैको पर टैक्स बढ़ाया जाएगा एंड अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेगनेंट इकोनॉमी, इन सब वजह से ये मूवमेंट शुरू हुआ। और यूएस में पुलिस ब्रुटैलिटी की वजह से प्रोटेस्ट शुरू हुई मई 2020 में। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट हैं जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड इस समय पर चल रही हैं। अब इन प्रोटेस्ट का हम एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए ये सभी जो प्रोटेस्ट हैं ये ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी के लोगों के द्वारा ही की जा रही हैं। ये इक्वली ह्यूज हैं, चाहे वो लेफ्ट ऑफ द सेंटर पॉलिटिक्स के अगेंस्ट की जा रही हूं या फिर राइट ऑफ द सेंटर पॉलिटिक्स के अगेंस्ट की जा रही हूं। इक्वली ह्यूज प्रोटेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड जगह जगह पर हो रही हैं। एंड इन द डेमोक्रेसीज, जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पर ये प्रोटेस्ट हो रही हैं ज्यादा राइट्स पाने के लिए या फिर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें क्वेश्चन करने के लिए। जबकि जो नॉन डेमोक्रेसीज हैं वहां पर इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से प्रोटेस्ट हो रही हैं या फिर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हो रही हैं। अब एनालिसिस करने पर यह पता चलता है कि कुछ डिस्टिंक्ट पीरियड्स रहे हैं जब इन प्रोटेस्ट में इंक्रीज हुआ है, जैसे कि 2011 से 12 का टाइम पीरियड, 2015 से 17 और 2019 से जो टाइम पीरियड शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, इनमें प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा अक्रॉस द वर्ल्ड हो रही हैं। इन तीनों सर्जेस में एक चीज कॉमन है और वो है इकोनॉमिक क्राइसिस। तो 2011-12 की अगर हम बात करें तो इस समय पर जो 2008-9 का ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था उसके आफ्टर इफेक्ट्स पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा था। 2015-17 में भी काफी ज्यादा ग्लोबल स्लोडाउन था और 2019-20 की अगर हम बात करें तो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से एक इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है। तो तीनों सर्जेस में एक चीज कॉमन है, इकोनॉमिक क्राइसिस। हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस वो एक्सेस है जिसके अराउंड सभी प्रोटेस्ट रिवॉल्व कर रही हैं। बट ये प्रोटेस्ट और क्या इंडिकेट करती हैं? देखिए पहला एस्पेक्ट तो क्लियर है कि अब लोगों के पास ज्यादा डेमोक्रेटिक स्पेस है प्रोटेस्ट करने के लिए। मिड 1970s के बाद से ही पूरे वर्ल्ड ने विटनेस की है थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। देखिए 3 वेव्स अब तक डेमोक्रेटाइजेशन की हो चुकी हैं। पहली वेव चली थी अराउंड 1820 से 1920s के बीच में और इस समय पर यूएस और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में डेमोक्रेसीज आई थी। टोटल 29 कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज इस समय में बन चुकी थी। इसके बाद सेकेंड वेव आई है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इस समय पर काफी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई और उन्होंने डेमोक्रेसीज को
को अपनाया तो 1970s तक आते आते टोटल 40 कंट्रीज डेमोक्रेसीज बन चुकी थी और 1970s के बाद थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन आई है, जिसमें स्पेन और पोर्चुगल जैसी कंट्रीज ने डेमोक्रेसी को अपनाया है और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन भी हुआ है। तो अब आकर के ये जो 40 इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज थी 1970s में, ये संख्या बढ़कर के लगभग 100 के करीब हो चुकी है। ज्यादा डेमोक्रेसीज हैं मींस लोगों के पास ज्यादा राइट्स हैं और उसे एक्सरसाइज करते हुए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पहला एस्पेक्ट तो क्लियर है, लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह रेज होता है कि ये जो प्रोटेस्ट है क्या ये सिंपल वे ऑफ एक्सरसाइजिंग राइट्स है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, या इससे हमें डेमोक्रेसी के बारे में भी कुछ मैसेज प्राप्त होता है। तो सवाल यह है, आर वी सेटिस्फाइड विद आवर डेमोक्रेसी, क्या हम डेमोक्रेसी से खुश हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के सेंटर फॉर द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी के द्वारा इस इशू पर असेसमेंट किया गया है। 154 कंट्रीज में 3500 के करीब सर्वेस किए गए, ये पता लगाने के लिए कि वर्ल्ड में क्या लोग अब भी डेमोक्रेसी को प्रेफर कर रहे हैं। फाइंडिंग्स में ये पता चलता है कि लोगों में डिससेटिस्फैक्शन डेमोक्रेसी के प्रति अब बढ़ रहा है एंड स्पेसिफिकली लास्ट डेकेड में ये बढ़ा है। यूएस में एनालिसिस में ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी में पब्लिक कॉन्फिडेंस लोवेस्ट है इन द हिस्ट्री, और इसी तरह से दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज एंड इवन सब सहारन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में भी कंट्रीज में डेमोक्रेसीज के प्रति डिससेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है। इन मोस्ट कंट्रीज लोगों ने यह कहा है कि वो डेमोक्रेसी के प्रति सेटिस्फाइड थे अंटिल द ईयर 2015, लेकिन इसके बाद से कॉन्स्टेंटली डिससेटिस्फैक्शन राइज हो रहा है। अब नेक्स्ट हम कंक्लूजन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इन द वर्ल्ड्स मोस्ट ऑडेशियस पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। सदियों से पूरे विश्व में ज्यादातर मोनार्कीज ही रही हैं, लेकिन 19th सेंचुरी से ही डेमोक्रेसीज की संख्या बढ़ी है। तो ये एक काफी बोल्ड पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसका इवैल्यूएशन होना अब जरूरी है। डेमोक्रेसीज में लोगों को डिसेंट करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए राइट प्रोवाइड किया गया है, लेकिन अब इस सिस्टम का ही, जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है, इसे ही इवैल्यूएट करने का समय आ चुका है, बिकॉज इसमें डिससेटिस्फैक्शन लोगों का बढ़ रहा है। सो इट इज टाइम कि डेमोक्रेटिक इवैल्यूएशन होना चाहिए इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज का, उनकी इफेक्टिवनेस का, ताकि पता लग सके कि क्या डेमोक्रेसीज लोगों की कंसर्न्स, लोगों की डिमांड्स को रिस्पॉन्ड कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप वो मेरे सोशल मीडिया पेजेस पर मुझसे कांटेक्ट करते हुए पूछ सकते हैं, या फिर आप गिवन नंबर्स पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।